सब लोग उसे बस एक पावरलेस गांव का लड़का समझते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि वही आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे महान राजा साबित होता है। बहुत साल पहले ग्रे नाम का एक इंसान अनाथ होने से उठकर पूरी दुनिया का कॉन्करर बन चुका था। उसके सामने कोई टिक नहीं पाया और जिसने भी अपोज करने की कोशिश की उसे उसने बिना दया के मिटा दिया। लेकिन इतनी इमेंस पावर होने के बाद भी उसकी जिंदगी अधूरी थी, क्योंकि वो पूरी तरह अकेला था। फिर एक दिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक एंडलेस ओशन में डूब रहा हो, और तभी एक आवाज उसे कहती है कि अगले जीवन में उसे लाइट की तलाश करनी होगी। उसी पल राजा को समझ आ जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है, और अगले ही सेकंड वो एक धुंधले से कमरे में आंखें खोलता है जहां दो अनजान चेहरे उसके ऊपर झुके हुए होते हैं। वे उसे आर्थर कहकर बुला रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनका बेटा उनकी जिंदगी में कितनी नई एनर्जी ले आया है। आर्थर को न तो ये पता होता है कि ये लोग कौन हैं और न ही वो अब कहाँ हैं, लेकिन एक बात उसे साफ समझ आ जाती है, उसका रीइंकार्नेशन पूरी मेमोरीज और नॉलेज के साथ हुआ है। एक समय का महान राजा जो अब एक नॉर्मल सा बच्चा है, आर्थर के रूप में इस नई जिंदगी को काफी एम्बैरेसिंग मानता है। वो अपने शरीर को ठीक से कंट्रोल तक नहीं कर पाता, और जब उसके पेरेंट्स उसका डायपर बदलते हैं तो उसे अंदर से अजीब सी शर्म महसूस होती है। एक दिन आर्थर अपने पिता को जादू का इस्तेमाल करके अपने शरीर को एनहांस करते हुए देखता है ताकि वे एक ही पंच में खेत जोत सकें, और फिर वो अपनी माँ को देखता है जो उसके घायल होने पर उसे हील कर रही होती है। यहीं से उसके मन में क्यूरियोसिटी जागती है और उसे एहसास होता है कि ये दुनिया अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। जल्द ही आर्थर को पता चलता है कि उसके पिता एक एडवेंचरर हैं जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाते हैं। उसे समझ आता है कि इस दुनिया में हर किसी को हथियार रखने की आज़ादी है, जो इसे एक डेंजरस प्लेस बनाती है। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके खुद को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि वो सरवाइव कर सके। मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ की लुलाबाई सुनते ही सो जाता है। फिर भी वो धीरे धीरे अपनी फ्रस्ट्रेशन पर काबू पा लेता है और इन पीसफुल मोमेंट्स को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि पिछले जीवन में सोते वक्त भी उसे असैसिन्स के हमले का डर रहता था। कुछ महीने गुजरते हैं और आर्थर अब घर में क्रॉल करने लगता है। वो सोने का नाटक करता है ताकि उसकी माँ उसे अकेला छोड़ दे, और फिर क्वाइटली घर की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां वो इस दुनिया को समझने के लिए किताबें ढूंढना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट पर वो रह रहा है उसके साउथ में एक ह्यूमन किंगडम है और नॉर्थ में एल्व्स का देश। ह्यूमन किंगडम पर एक राजा राज करता है, लेकिन उसके पुराने जीवन से अलग यहाँ राजा का बेटा ही सक्सेसर बनता है और थ्रोन के लिए कोई ब्लडी बैटल नहीं होती। फिर उसे मैजिक पर एक और किताब मिलती है और आर्थर को समझ आता है कि यही मैजिक इस दुनिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे रह जाने की वजह है। वो पढ़ता है कि करीब 1% पॉपुलेशन ही मैजिक यूज कर सकती है और किसी इंसान की मैजिकल एबिलिटी ज्यादातर उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करती है। किताब बताती है कि मैजिक यूजर्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं ऑगमेंटर्स, जो माना का इस्तेमाल करके अपने फिजिकल एबिलिटीज को मैसिवली बूस्ट करते हैं और वॉरियर्स की तरह लड़ते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है मेजेस की, जो अपने शरीर के बाहर माना रिलीज करके स्पेल्स कास्ट करते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उसके पिता एक माना ऑगमेंटर हैं, लेकिन उसकी माँ की हीलिंग एबिलिटीज देखकर उसे लगता है कि वो कोई नॉर्मल मेज नहीं है। वो इस सोच को फिलहाल साइड में रख देता है और मेज बनने के प्रोसेस के बारे में पढ़ता रहता है। किताब में लिखा होता है कि मैजिक यूज करने के लिए एक माना कोर की जरूरत होती है, जो शरीर के अंदर मौजूद माना को एक पॉइंट पर कंडेंस करके बनता है। ज्यादातर लोग इसे प्यूबर्टी के आसपास हासिल कर पाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग माना कोर बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन आर्थर के लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अपने पिछले जीवन में वो अपने शरीर की इंटरनल एनर्जी, जिसे काई कहा जाता था, को कंट्रोल कर सकता था, और काई कोर बनाना माना कोर बनाने जैसा ही था। आर्थर अपने शरीर के अंदर माना को फोकस करना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि ये इस दुनिया में पावरफुल बनने की उसकी पहली स्टेप होगी। लेकिन जैसे ही वो माना कोर बनाने के करीब आता है, उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है और वापस उसके बेड पर ले जाती है। 2 साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं, और एक दिन जब आर्थर की माँ उसके बारे में डायरी लिख रही होती है, वो बाहर जाकर अपने पिता से स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने लगता है। जैसे ही वो लकड़ी की स्टिक को तलवार की तरह घुमाता है, उसकी माँ बाहर आती है और अपने पति पर गुस्सा हो जाती है कि उसने अपने बेटे को तलवार चलाना सिखा दिया है, जबकि उसने अभी ठीक से चलना ही सीखा है। आर्थर के लिए ये कोई शौक नहीं होता, क्योंकि अब उसे अच्छे से पता चल चुका है कि घर की असली बॉस उसकी माँ ही है। उसकी माँ उसे कभी कभी पास के टाउन भी ले जाती है और आर्थर हर बार वहां जाकर बेहद खुश होता है,
क्योंकि उसे इस दुनिया को करीब से समझने का मौका मिलता है। हथियारों से लेकर अजीब अजीब आइटम्स तक हर चीज उसे फैसिनेट करती है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है मैजिक, और शहर में रहकर उसे इसे देखने का सबसे अच्छा चांस मिलता है। इन ट्रिप्स के अलावा आर्थर अपने पेरेंट्स के साथ एक पीसफुल लाइफ जीता है, और भले ही वो बच्चे के शरीर में फंसे होने से अनकंफर्टेबल महसूस करता हो, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सुकून भरी जिंदगी पसंद आने लगती है। उसके माता पिता उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, और ये उसे अपने पिछले जीवन के ऑर्फनेज की याद दिलाता है, जहां वो एक फैमिली के लिए तरसता था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन आर्थर अपने पिता को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो उन्हें ऑब्जर्व करने और उनसे सीखने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन उसके पिता अपनी पूरी कोशिश के बाद भी जमीन से मुश्किल से कुछ पत्थर ही उठा पाते हैं। आर्थर इस बार इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से हाथों से पत्थर उठाना इससे कहीं फास्टर होता। लेकिन तभी उसकी माँ पास आकर कामली समझाती है कि उसके पिता का ये उनका बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था, और दूसरे राउंड में उनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाता है। अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए आर्थर के पिता फिर से पूरी ताकत झोंक देते हैं और हैवी अटैक्स की एक पूरी सीरीज चला देते हैं, जिससे जमीन तक हल्के से कांप उठती है। इस बार आर्थर सच में शॉक हो जाता है, और उसकी माँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि बड़ा होकर आर्थर भी एक पावरफुल वॉरियर बनेगा। आर्थर तुरंत यही सब ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। चलते चलते वे लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, और आर्थर बुक्स पढ़ने की परमिशन मांगता है। माँ साफ मना कर देती है, लेकिन उसकी इनोसेंट प्लीडिंग आइज देखकर आखिरकार उनका दिल पिघल जाता है। आखिर में वो आर्थर को किताबों के साथ अकेला छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली जाती है, और आर्थर अपने पूरे शरीर की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके माना कोर बनाने की कोशिश करता है, जिसे वो पिछले 2 सालों से साइलेंटली प्रैक्टिस कर रहा था। उसे लगता है कि वो ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है, और तभी अचानक उसका माना कोर उसके शरीर के अंदर बन जाता है। अगले ही पल एक पावरफुल ब्लास्ट होता है, पूरा घर हिल जाता है, और आर्थर के पिता अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश में घायल हो जाते हैं। दोनों घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि शायद उनका बेटा खतरे में है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। आर्थर सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ हवा में तैर रहा होता है। आर्थर एक प्राउड स्माइल देता है और कैजुअली कहता है कि अब वो फाइनली मैजिक यूज कर सकता है। वो जमीन पर उतरता है और उनकी ओर बढ़ता है। तभी अचानक छत का मलबा उसके ऊपर गिरने लगता है। आर्थर घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद यही उसका एंड है, लेकिन उसके माता पिता बिना सोचे समझे उसकी ओर दौड़ते हैं और अपने शरीर से उसे गिरते मलबे से बचा लेते हैं। तभी आर्थर को पहली बार एहसास होता है कि उसके माता पिता का इंस्टिंक्ट सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना है। जब वे उसे पकड़कर रोने लगते हैं, आर्थर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अपने पिछले जीवन में उसने कभी ऐसा इमोशन महसूस नहीं किया था। वहां पेरेंट्स सिर्फ प्राइड या डिसअपॉइंटमेंट दिखाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये नया एहसास क्या है, ये सोचते सोचते आर्थर भी रोने लगता है और इंस्टिंक्टिवली अपनी माँ से लिपट जाता है। कुछ साल बाद आर्थर एक यंग बॉय बन चुका होता है और अपने पिता रेनॉल्ड से कॉम्बैट स्किल्स सीखना शुरू करता है। दोनों गार्डन में आमने सामने खड़े होते हैं, जहां रेनॉल्ड्स उसे अपने प्रेशियस ग्लव्स देने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इस उम्र में वो उन्हें संभाल नहीं पाएगा। इसके बजाय वो एक वुडन स्वॉर्ड उठा लेता है और उसके पिता भी वैसा ही करते हैं। आर्थर बिना देर किए अटैक करता है और लगातार 3 स्ट्राइक्स करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स ज्यादा पावरफुल है और हर वार को आसानी से ब्लॉक कर देता है। आर्थर को समझ आ जाता है कि उसके पिता माना से लकड़ी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। वो भी वही करने का फैसला करता है और अपनी पूरी शक्ति अपनी वुडन स्वॉर्ड में डाल देता है। कुछ ही पलों बाद वो फिर से अपने पिता की ओर दौड़ता है और इस बार रेनॉल्ड्स शॉक में आ जाते हैं जब आर्थर का वार उनकी छड़ी को बीच से तोड़ देता है। आर्थर मुस्कुराकर कहता है कि उसकी लकड़ी बेहतर है, लेकिन रेनॉल्ड्स शांत स्वर में जवाब देता है कि असली मायने एंड्योरेंस के होते हैं। फिर भी वो समझ जाता है कि आर्थर एक रेयर टैलेंट है और अपनी पत्नी से उसे किसी स्किल्ड टीचर के पास सिटी के बाहर भेजने का मुश्किल फैसला करता है। उसकी माँ एलिस इसके बिल्कुल खिलाफ होती है क्योंकि वो अपने 4 साल के बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती। रेनॉल्ड समझाता है कि इतनी कम उम्र में आर्थर की पावर असामान्य है और उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। इससे पहले कि कोई फाइनल डिसीजन होता, आर्थर खुद बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि वो सब साथ चलेंगे। भले ही आइडिया थोड़ा सिली लगता है, लेकिन माता पिता तुरंत मान जाते हैं, शायद इसलिए कि इस दुनिया में अभी हाउसिंग क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ दिनों बाद एलिस और रेनॉल्ड्स की ओल्ड पार्टी के मेंबर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। आर्थर सबसे पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस ग्रुप में एडम लीडर, एंजेला कर्वी वुमन, डर्डन एवरेज लुकिंग गाय, हेलन आर्चर और जैस्मिन जो किसी वजह से आर्थर को सस्पिशियस नजरों से देखती है। जल्द ही वे जर्नी शुरू करते हैं
और आर्थर नोटिस करता है कि इस दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन अभी भी काफ़ी आउटडेटेड है, जबकि उसके पिछले वर्ल्ड में हर जगह एयर उबर अवेलेबल था। थोड़ी देर बाद वे खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन फूड की स्मेल से जंगल से वुल्फ टाइप मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और प्लान फेल हो जाता है। जैस्मिन इंस्टेंटली एक्शन में आती है, अपने 2 डैगर्स निकालती है और जो भी वुल्फ सामने आता है उसे काट गिराती है। रेनॉल्ड्स, एडम और हेलन भी अपने अपने वेपन से कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। इस बीच डर्डन और एंजेला अपनी मैजिक यूज करके बाकी बचे जानवरों को पूरी तरह से वाइप आउट कर देते हैं। उस रात वो मॉन्स्टर्स का मीट खाते हैं और थोड़ी देर बाद एलिस नोटिस करती है कि रेनॉल्ड्स का हाथ अब भी ब्लीडिंग कर रहा है। वो उसे हील करने का फैसला करती है। पार्टी के बाकी मेंबर्स तुरंत चारों ओर डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे आर्थर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे समझ आता है कि एलिस एक एक्सट्रीमली रेयर हीलर मेज है और इसी रेयरिटी की वजह से उस पर हमेशा कैप्चर होने का खतरा बना रहता है। यही रीजन था कि वो लोग सिटी छोड़कर कंट्री साइड में छिप कर रह रहे थे। थैंकफुली हीलिंग मैजिक बिना किसी इशू के काम करता है। इसके बाद एडम को लगता है कि उसे थोड़ी एक्सरसाइज चाहिए और वो आर्थर से ट्रेनिंग के लिए कहता है। आर्थर अग्री कर जाता है और एडम अपने स्पीयर के शार्प टिप को क्लॉथ से रैप कर लेता है ताकि कोई सीरियस डैमेज ना हो। दोनों वेपन्स को माना से चार्ज करते हैं, लेकिन एडम तब पूरी तरह स्टन रह जाता है जब आर्थर फर्स्ट मूव करता है। मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ाता है, लाइटनिंग फास्ट एडम की ओर बढ़ता है, अचानक वैनिश हो जाता है और फिर उसके पीछे अपीयर होता है। एडम पूरी तरह चौंक जाता है। दुर्भाग्य से यहीं पर आर्थर का पैर जरा सा स्लिप हो जाता है और इसी एक पल में एडम को रिएक्ट करने का मौका मिल जाता है। देखते देखते दोनों के बीच इंटेंस बहस शुरू हो जाती है। आर्थर की एजिलिटी देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपने हल्के शरीर की वजह से वो हवा में उछल जाता है। हालात बिगड़ने से पहले एंजेला अपनी विंड पावर इस्तेमाल करती है और उसे बचा लेती है। आर्थर आराम से नीचे जमीन पर लैंड करता है, जबकि टीम के बाकी मेंबर्स एडम को डांटने लगते हैं कि वो इतने छोटे लड़के के साथ जरूरत से ज्यादा हार्श हो गया। एडम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बच्चा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ जैस्मिन आर्थर के स्किल्स से काफी इंप्रेस्ड हो जाती है और उससे उसकी टेक्निक्स के बारे में सवाल पूछने लगती है। अगले कुछ दिन फास्ट फॉरवर्ड की तरह निकल जाते हैं। आर्थर पार्टी के लगभग हर मेंबर के साथ ट्रेन करता है, साथ खाता है, साथ सोता है और फिर दोबारा प्रैक्टिस में लग जाता है। वो एडम से लैंस टेक्निक सीखता है, रेनॉल्ड से पुशअप्स, हेलन से आर्चरी और जैस्मिन से उसेन बोल्ट की तरह दौड़ना। और ऐसा लगता है कि जैस्मिन को वो छोटा सा लड़का काफी पसंद आने लगा है। एक दिन जैस्मिन मजाक मजाक में उसकी छोटी स्वॉर्ड पर थोड़ा सा बेबी ऑयल लगाकर उसे म्यूजिक पार्टी में ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि आर्थर जल जाए, इसलिए वो तुरंत उसे वापस बुला लेती है। इसके कुछ ही समय बाद सब लोग बैलगाड़ियों में अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। तभी अचानक कुछ मिस्टीरियस हालात पैदा होते हैं और उन्हें रुकना पड़ता है। अगले ही पल तीरों की बौछार उनकी तरफ आती है और आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये बैंडिट्स का एम्बुश है। डर्ड और एडम बिना सोचे समझे गाड़ियों के सामने कूद जाते हैं, जबकि एंजेला अपनी विंड मैजिक से उनकी ओर आते सारे एरोज को हवा में ही उड़ा देती है। आर्थर बाहर झांक कर देखता है और समझ जाता है कि वो चारों तरफ से बैंडिट्स से घिर चुके हैं। एक चालाक सा बैंडिट लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि एलिस और आर्थर को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, बाकी सबको मार दिया जाए, क्योंकि इन्हें जिंदा पकड़कर ऊंचे दामों में बेचा जा सकता है। सभी बैंडिट्स जोश में बैटलफील्ड में कूद पड़ते हैं, लेकिन रेनॉल्ड्स और उसके साथी उन्हें एक एक करके गिराना शुरू कर देते हैं। आर्थर ये साफ देख पा रहा था कि इंडिविजुअल लेवल पर उसकी टीम कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैंडिट्स अपनी भारी संख्या का फायदा उठाकर उन्हें ओवरवेल्म करने की कोशिश करते हैं। लगातार लड़ाई से टीम के लोग थकने लगते हैं। तभी बैंडिट लीडर सीधे रेनॉल्ड से फेस टू फेस भिड़ जाता है और उसे उसी गाड़ी में दे मारता है जिसमें आर्थर बैठा हुआ होता है। गाड़ी टूट जाती है। एलिस तुरंत रेनॉल्ड्स की मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रेनॉल्ड्स उसे अपनी मैजिक इस्तेमाल न करने को कहता है क्योंकि इससे सिचुएशन और बिगड़ सकती है। वो खुद खड़ा होता है और आर्थर से कहता है कि वो अपनी माँ को किसी सेफ जगह ले जाए, जबकि वो खुद बैंडिट लीडर से निपटेगा। आर्थर साफ तौर पर फाइट करना चाहता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इन गुंडों से निपट सकता है, लेकिन उसका पिता उस पर चिल्लाता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ की रक्षा के लिए करे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आर्थर के दिमाग में एक पल के लिए आता है कि इन्हें ये सब करने का टाइम कब मिला, लेकिन फिर वो एलिस के साथ भागने का फैसला करता है। बैंडिट लीडर उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड्स उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे उसे डिफेंस में जाना पड़ता है। आर्थर भागता रहता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसका रास्ता कई दुश्मनों से घिर जाता है। लकीली उसके साथी पूरी तरह प्रोफेशनल निकलते हैं और एक एक करके सारे बैंडिट्स को खत्म कर देते हैं। आर्थर उनकी मदद के लिए जल्दी से थैंक्स कहता है और पूरी स्पीड से दौड़ना जारी रखता है। तभी अचानक एक मेज उन पर हमला करता है और अपनी विंड पावर से सीधा असॉल्ट कर देता है। आर्थर फैसला करता है कि पहले अपनी मां को सेफ जगह पुश करेगा। अटैक का सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ता है और वो हवा में उछलकर सीधा चट्टान से नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त वो मन ही मन तय कर लेता है कि वो अकेला नहीं मरेगा।
रस्सी से बंधी अपनी डैगर वो अपने अटैकर की तरफ फेंकता है और वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। डर्ड और एंजेला तुरंत अपनी मैजिक से नन्हे आर्थर को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उसका नाम पुकारती रहती है। लेकिन उस पूरे पल में आर्थर को एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया हो। वो सोचता है क्या ये हैप्पीनेस होती है। तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब ये जिंदगी उससे छिन गई है। गिरने के बाद जब आर्थर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अभी भी अलाइव है। वो कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि वो कहाँ है। तभी उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है और कोई जाइगेंटिक चीज उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। आर्थर उठकर देखना चाहता है कि आखिर आ क्या रहा है, और तभी एक डरावना सा डेमन उसे उसके नाम से पुकारता है। ये सुनते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है। आर्थर डेमन से डरा हुआ है, लेकिन वो एक ब्रेव वॉरियर है जो बिना लड़े हार नहीं मानेगा। वो डेमन पर झपटता है, लेकिन डेमन उसे बड़ी आसानी से दूर फेंक देता है। जैसे तैसे उठने पर डेमन उससे कहता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, और फिर उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी एनिमी नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है। आर्थर को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, और तभी डेमन अचानक उसके लिए फल तोड़ने लगती है। वो आर्थर से कहती है कि पहले उसे खाना होगा, उसके बाद ही वो कोई बात करेगी, वरना वो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी। आर्थर के पास जल्दी जल्दी खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। खाने के बाद आर्थर डेमन से पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स ठीक हैं। डेमन उसे उस रोड का विजन दिखाती है जहां उसके माता पिता और उनके दोस्त बैंडिट्स से लड़ रहे थे, और अब वो सड़क बैंडिट्स की लाशों से भरी हुई थी। डेमन आर्थर को बताती है कि उसके सारे अपने सेफ हैं और कुछ दिन पहले अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर चुके हैं। ये सुनते ही आर्थर की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वो डेमन से अपना नाम पूछता है ताकि वो उसे प्रॉपरली थैंक्स कह सके, और वो अपना नाम सिल्विया बताती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर अभी भी सिल्विया की केव में रहता है। अपने घाव पूरी तरह ठीक होने तक वो फलों से ही गुजारा करता है। आर्थर जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स के पास लौटना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे बताती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि रास्ते में ऐसा जंगल पड़ेगा जो डेंजरस मॉन्स्टर्स और क्रिमिनल्स से भरा है। हालांकि सिल्विया के पास आर्थर को उसके फैमिली से मिलाने का एक और तरीका है, लेकिन इसमें स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक होल बनाना शामिल है, और इसमें काफी टाइम लगता है। आर्थर ये बात समझ जाता है, और जब तक सिल्विया स्पेस टाइम पोर्टल तैयार कर रही होती है, आर्थर अपने स्किल्स की ट्रेनिंग लगातार जारी रखता है। अब धीरे धीरे आर्थर को क्लियर हो जाता है कि भले ही सिल्विया दिखने में एक डीमन जैसी लगे, लेकिन रियलिटी में वो बेहद काइंड हार्टेड है, और उससे भी ज़्यादा वो खास तौर पर आर्थर की जेन्युइनली केयर करती है, और यहीं से बॉन्ड थोड़ा और डीप हो जाता है। एक दिन जब आर्थर अपने माना कोर पर फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी सिल्विया डिसाइड करती है कि वो उसे एक ऐसी टेक्निक सिखाएगी जो इंसानों को नॉर्मली पता ही नहीं होती। वो हवा से माना एनर्जी कलेक्ट करती है और अपने हाथ में कॉम्पैक्ट बॉल बना लेती है। ये देखकर आर्थर लिटरली शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी देखा ही नहीं था। सिल्विया उसे एक्सप्लेन करती है कि ज़्यादातर ह्यूमंस यही मानते हैं कि वो या तो माना कलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेचर में ऐसे कई बीइंग्स हैं जो सेम टाइम पर दोनों काम एफर्टलेसली कर लेते हैं। वो आर्थर को ये स्किल सिखाने के लिए रेडी होती है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछती है कि अगर वो पावरफुल बन गया तो उस ताकत का करेगा क्या। आर्थर थोड़ी देर सोचता है और फिर ऑनेस्टली बोल देता है कि स्ट्रांग होने के बाद वो उन सब को मार डालेगा जो उसके लोगों को हार्म करने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही सिल्विया का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो उसे दूर धकेल देती है। आर्थर को गुस्सा आता है, कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन सिल्विया कामली बताती है कि वो उसकी टेस्ट में फेल हो गया है, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को ये नॉलेज नहीं दे सकती जिसकी सोच वायलेंट और ट्विस्टेड हो। आर्थर ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में उसे यही सिखाया गया था कि एनिमीज को मारकर ही पावर मिलती है। लेकिन जब सिल्विया उससे पूछती है कि क्या उसे हर वक्त वायलेंस के बारे में सोचना अच्छा लगता है, तो आर्थर के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उससे कहती है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ हिंसा के लिए ही नहीं होता, और वो नहीं चाहती कि आर्थर अपनी लाइफ एंगर और ब्लडशेड में वेस्ट करे। उसकी बातें आर्थर के दिल को टच कर जाती हैं, और उसे ऐसा फील होता है जैसे सिल्विया उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हो। वो फिर से वही सवाल दोहराती है कि स्ट्रांग बनने के बाद वो क्या करेगा। इस बार आर्थर थोड़ा रुक कर ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो उन लोगों की प्रोटेक्शन करेगा जिनकी उसे सच में परवाह है। ये सुनते ही सिल्विया जेन्युइनली खुश हो जाती है और आर्थर को एनवायरनमेंट से डायरेक्टली मैजिक कलेक्ट करना सिखाना शुरू कर देती है। सरप्राइजिंगली आर्थर ये स्किल बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है। एक्साइटेड होकर जब वो सिल्विया को अपना प्रोग्रेस दिखाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी सिल्विया अचानक उसे केव के एज की तरफ धकेल देती है और वो चट्टानों के बीच दब जाता है। आर्थर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उससे बात करती है और उसे बिल्कुल साइलेंट रहने को कहती है। कुछ ही मोमेंट्स बाद सिल्विया जैसी ही एक और डीमन वहां आती है और उसे अपने साथ वापस चलने को कहती है। सिल्विया साफ मना कर देती है और जवाब में वो डीमन उस पर एक एनर्जी का पावरफुल ऑर्ब फेंक देता है। आर्थर अंदर से पैनिक करने लगता है, लेकिन सिल्विया उसे रीअश्योर करती है कि वो ठीक रहेगी।
फिर सिल्विया खुद को संभालती है और अपनी पूरी पावर अनलीश कर देती है। उसका डीमन लाइक बॉडी टूटने लगता है और वो एक मेजेस्टिक व्हाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सामने वाले डीमन पर एक इंटेंस बीम छोड़ती है जिसे वो बैरली ब्लॉक कर पाता है। डीमन उसे वार्न करता है कि इतनी मैसिव पावर इस्तेमाल करने की उसे हैवी प्राइस चुकानी पड़ेगी, लेकिन सिल्विया कामली कहती है कि उसे अपनी लाइफ को लेकर कोई रिग्रेट नहीं है। किसी तरह डीमन उसके अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर अपनी डार्क एनर्जी के कई ऑब्स केव की तरफ फेंक देता है। आर्थर को बचाने की कोशिश में सिल्विया का फोकस थोड़ा हिल जाता है और डीमन उस पर एक ह्यूज अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। सिल्विया समझ जाती है कि अगर ये फाइट जारी रही तो आर्थर भी डेंजर में आ जाएगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने का फैसला कर लेती है। वो अपनी सारी बची हुई ताकत से टाइम को स्टॉप कर देती है और आर्थर को बाहर बुलाकर सॉफ्टली कहती है कि अब उसे घर जाना होगा। वो स्पेस टाइम में एक पोर्टल खोलती है और बताती है कि ये उसे डायरेक्ट नहीं ले जाएगा, लेकिन अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि खुद सर्वाइव करते हुए उन्हें ढूंढ सकता है। आर्थर समझ जाता है कि सिल्विया उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रही है और उसका दिल लिटरली टूट जाता है। सिल्विया उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल हमेशा अपने लव्ड वंस की प्रोटेक्शन के लिए करेगा। फेयरवेल के तौर पर वो उसे क्रिस्टल एग और एक फेदर गिफ्ट करती है और कहती है कि इनका अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो आर्थर को किस करती है और उसी पल उसके दोनों बाहों पर गोल्डन टैटूज उभर आते हैं। सिल्विया बताती है कि सही समय आने पर उसे इनका मतलब और पर्पस खुद समझ आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही गुड बाय है। फिर वो कैजुअली बोलती है कि पोर्टल तैयार करने में इतना टाइम नहीं लगता, उसने जानबूझकर डिले किया क्योंकि उसके साथ बिताए वो फ्यू डेज उसे सच में बहुत अच्छे लगे थे। ये सुनते ही आर्थर रो पड़ता है और उसे रियलाइज होता है कि इस मोमेंट पर वो उसे बचाने के लिए स्ट्रांग इनफ नहीं है, भले ही उसने प्रोटेक्शन का वादा किया था। सिल्विया जेंटली कहती है कि इस सिचुएशन में वो प्रॉमिस अप्लाई नहीं होता और उसे जल्दी करने को कहती है। आर्थर इमोशनली बोल देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो ड्रैगन है या डीमन, क्योंकि वो उसके फैमिली का हिस्सा है और फैमिली को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाता। सिल्विया उसे बताती है कि उसकी ऑलरेडी एक माँ है, तो आर्थर उसे दादी कहने का फैसला करता है और ये सुनकर ड्रैगन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर सिल्विया उसे पोर्टल की तरफ धकेलती है और आर्थर क्रिस्टल एग और फेदर अपने साथ ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल में एंटर करता है और आखिरी बार सिल्विया को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, उसे अचानक खींच लिया जाता है। उसके जाते ही सिल्विया अपनी बची खुची पावर से केव में टाइम को नॉर्मल कर देती है और उसी पर डीमन उस पर हमला कर देता है। वो जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जैसे ही डीमन उसकी जीत को कंफर्म मानकर उसके करीब आता है, सिल्विया उसे डिसीव करती है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। दूसरी तरफ आर्थर पोर्टल से गुजर रहा होता है, जहां उसे फिर से सिल्विया की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि दुखी होना नेचुरल है, लेकिन उस सैडनेस को एक दिन हैप्पीनेस में बदलने के लिए उसे हार्डवर्क करना होगा। आर्थर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सिल्विया कॉन्फिडेंटली बोलती है कि वो जानती है कि वो कर सकता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल किंग था। ये सुनकर आर्थर पूरी तरह स्टंड रह जाता है कि सिल्विया को उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता है। वो उससे पूछना चाहता है कि क्या वही उसे इस दुनिया में लाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो पोर्टल से बाहर निकल जाता है। सिल्विया के लिए रोने के बाद आर्थर खुद को संभालता है और क्रिस्टल एग अपनी पाउच में रख लेता है और यहीं से उसकी जर्नी एक नए फेज में एंटर कर जाती है। फिर वो चारों तरफ नजर डालता है और समझ जाता है कि वो एक डेंजरस घने जंगल के बीच फंस चुका है। तभी अचानक आर्थर को दूर से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और बिना सोचे वो पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। थोड़ी ही देर में उसे कुछ डाकू दिखाई देते हैं जो एक बोनी एल्फ लड़की का अपहरण किए हुए होते हैं और आपस में एप्स्टीन आइलैंड पर उसे बेचकर हैवी मनी कमाने की बातें कर रहे होते हैं। ये सब देखकर आर्थर को वही पल याद आ जाता है जब उसके अपने समूह पर डाकुओं ने हमला किया था और साफ लग रहा होता है कि ये लोग उस लड़की के साथ भी वही करने वाले हैं। एल्फ लड़की की हालत देखकर उसे गुस्सा आता है, लेकिन सिल्विया से किए अपने वादे को याद कर वो अपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देता। इसके बजाय वो कामली डाकुओं का पीछा करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये लोग उसे किसी न किसी ह्यूमन सेटलमेंट तक जरूर ले जाएंगे। शाम होते होते जब डाकू थोड़ा आराम करते हैं तो वे लड़की को बेचने से पहले उसके साथ मजे करने की गंदी बातें करने लगते हैं और यहीं आकर आर्थर का धैर्य टूट जाता है। वो इन पीडीएफ फाइल से निपटने के लिए अपनी शक्ति इकट्ठा करने लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि वे जादुई रंगों का इस्तेमाल करके जंगली राक्षसों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उन जानवरों की ओर कुछ मेवे फेंकता है जिससे वे सतर्क हो जाते हैं और जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। डाकू घबरा जाते हैं क्योंकि इतनी आवाज से आसपास के और भी राक्षस अट्रैक्ट हो सकते हैं और उनमें से एक तुरंत आगे बढ़कर उन जानवरों को पीट पीट कर काबू में करने लगता है। आर्थर बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। वो अपने हाथ के चारों ओर माना से बनी एक ब्लेड तैयार करता है और पीछे से उस डाकू पर वार कर देता है। वो उसका चाकू छीन लेता है, लेकिन तभी एक और आदमी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। आर्थर उसे चीखने का मौका मिलने से पहले ही मार देता है, मगर तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो ज्यादा मूव कर सके। आराम करने का समय भी नहीं मिलता कि एक तीसरा डाकू अपने साथियों को खोजता हुआ वहां आ जाता है और आर्थर तुरंत उस पर अटैक कर देता है। हालांकि वो सिर्फ उसका पैर घायल कर पाता है और डाकू चिल्लाकर अपने दोस्त को चेतावनी देता है कि सावधान रहो, उनके सामने एक यंग मेज है। चौथा डाकू ये सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इतनी कम उम्र के जादूगर बहुत रेयर होते हैं और उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है।
वो आर्थर को मारने के बजाय जिंदा पकड़ने का फैसला करता है। तलवार नीचे रखता है और जादू का इस्तेमाल करने लगता है। अगले ही पल वो अपने मैजिक से भरे पंजों के साथ आर्थर पर झपटता है और जमीन तक टूटने लगती है। आर्थर किसी तरह उस हमले से बच जाता है और पलटकर उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन डाकू उससे कहीं ज्यादा तेज होता है। आर्थर धागे से बंधा चाकू उसकी तरफ फेंकता है, मगर अनुभवी डाकू बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और सीधा उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वो लड़के को इतनी जोर से लात मारता है कि आर्थर जमीन पर गिर जाता है और फिर उसे उल्टा पकड़ लेता है। लेकिन तभी आर्थर उसके पैर पर आग का जादू चला देता है, जिससे डाकू को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। डाकू संभल भी नहीं पाता कि आर्थर उस पर फिर से चाकू फेंक देता है और इस बार वो चाकू उसकी गर्दन के चारों ओर ऐसे घूमता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं रहता और सीधा उसके माथे में धंस जाता है। इसके बाद आर्थर आखिरी डाकू को भी खत्म कर देता है और उस एल्फ लड़की को आजाद कराता है, जो उसे किसी तरह अपने अतीत के किसी शख्स की याद दिला देती है। वो तुरंत उस ख्याल से बाहर आता है और लड़की से कहता है कि अब वो सुरक्षित है और घर जा सकती है। लेकिन आर्थर की चोटें देखकर लड़की चिंतित हो जाती है। आर्थर उसे समझाता है कि कुछ सीरियस नहीं है और फिर उन लाशों को ढक देता है ताकि लड़की को वो डरावना नजारा ना दिखे। लड़की अब भी जानना चाहती है कि हुआ क्या, तो वो उसे बता देता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और अब वे कभी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद आर्थर को गाड़ी में कुछ सामान मिलता है और लड़की से फिर कहता है कि अब घर जाओ, मगर डर के मारे वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उससे अपने साथ चलने की गुहार लगाती है और आर्थर उस पर तरस खाकर उसे साथ चलने की इजाजत दे देता है। फिर उसकी नजर गुलाम बनाए गए राक्षसों पर पड़ती है और वो उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे उन्हें छोड़ना सही नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ एल्फ लड़की सींग वाले भेड़ियों को आजाद करने का निर्णय लेती है, क्योंकि एल्फ सभी जीवों का सम्मान करते हैं और अगर वे राक्षसों को ना छोड़े तो वे मर जाएंगे। आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की को पूरा भरोसा होता है कि राक्षस उन पर हमला नहीं करेंगे। वो उन्हें आजाद कर देती है और सच में वे राक्षस शांति से वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर आर्थर उसके प्रकृति से गहरे जुड़ाव पर हैरान रह जाता है। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने का फैसला करता है और रास्ते में थोड़ी देर रुकने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम टेस है। आर्थर खाना बनाता है और टेस से कहता है कि भूख ना होने पर भी खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी। ये शब्द सुनते ही उसे सिल्विया याद आ जाती है। तभी वो देखता है कि टेस खाने को लेकर नखरे कर रही है, कह रही है कि खाना स्वादिष्ट नहीं है और उसे कुछ मीठा चाहिए। आर्थर सोचता है कि शायद उसे टेस के साथ एक नॉर्मल बच्चे जैसा व्यवहार करना सीखना होगा, क्योंकि ये उसकी उम्र की पहली लड़की है जिससे वो मिला है। फिर टेस उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और आर्थर उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वे फैली विलेज की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखते हैं और ये सफर आर्थर की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा निकलता है। टेस उसे अपने गांव के किस्से सुनाती रहती है और आर्थर को एहसास होता है कि एल्फ की जिंदगी इंसानों से कितनी अलग होती है। अचानक आर्थर को महसूस होता है कि एक सींग वाला भेड़िया उनका पीछा कर रहा है और वो उसे मारने का मन बना लेता है। रात में वो टेस को तंबू के अंदर सोने को कहता है और खुद बाहर पहरा देता है और उसी दौरान सिल्विया द्वारा दिया गया क्रिस्टल एग देखने लगता है। वो सोच ही रहा होता है कि आखिर ये है क्या, तभी टेस उसे आवाज देती है और तंबू के अंदर आने को कहती है। वो वादा करती है कि वो अपने परिवार से ये बात छुपाएगी कि उसने उसके साथ रिलेशंस बनाए थे, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि वो बाहर ही ठीक है। थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि टेस अकेले तंबू में रहने से डर रही है और वो उसकी बात मानकर अंदर चला जाता है। अंदर आते ही टेस सभी इंसानों पर आरोप लगाने लगती है कि वे विकृत सोच वाले होते हैं और कई पत्नियां रखते हैं और आर्थर बस मन ही मन सोचता है कि काश ये सच होता। वो टेस से पूछता है कि उसे ये सब किसने बताया और वो बताती है कि उसके दादाजी ने। आर्थर सफाई देते हुए कहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही कई पत्नियों का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन उसका जवाब पूरा होने से पहले ही टेस सो जाती है। अगले दिन वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और टेस धीरे धीरे आर्थर के साथ काफी कंफर्टेबल फील करने लगती है। वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है क्योंकि उसका मन बस अपने फैमिली को ढूंढने में अटका हुआ है और तभी डेस्टिनी एक और प्रॉब्लम उसके सामने रख देती है। अचानक उसके सिर में जबरदस्त पेन उठता है, इतना तेज कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता और ये देखकर टेस घबरा जाती है। वो उसे वहीं बैठा छोड़कर जंगल में हर्ब्स ढूंढने के लिए भाग जाती है। आर्थर अकेले बैठकर दर्द सहने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वही हॉर्न वुल्फ जिसे उसने पहले आजाद किया था चुपचाप उसके सामने आ जाता है। आर्थर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर उस पर तभी अटैक करने आया है जब वह सबसे ज्यादा वीक है। उसी पल टेस जड़ी बूटियां लेकर लौट आती है। आर्थर उसे पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि बीस्ट हमला करने वाला है, लेकिन अटैक करने के बजाय वो भेड़िया एक मरा हुआ वाइल्ड बोर जमीन पर रखता है और बिना कुछ कहे जंगल में वापस चला जाता है। ये सीन देखकर आर्थर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है और टेस एक्साइटेड होकर बताती है कि शायद उस जानवर ने उसकी जान बचाने के बदले ये एहसान लौटाया है। सुअर का मांस खाने के बाद आर्थर को थोड़ा बेटर महसूस होता है और तब टेस उसे बताती है कि उसे कोई खास हर्ब तो नहीं मिली, लेकिन कुछ मशरूम जरूर मिले हैं जिन्हें उसके गांव की औरतें अक्सर खाती हैं। आर्थर बिना ज्यादा सोचे उन्हें खा लेता है और कुछ ही देर में उसे बैड डायरिया हो जाता है। इसके बाद दोनों वापस टेंट में लौटते हैं और टेस उसे अपने दादाजी से सुनी हुई ह्यूमंस और ड्वार्फ्स के किंगडम्स की कहानियां सुनाने लगती है। वो बताती है कि वो उन राज्यों को अपनी आंखों से देखना चाहती है, लेकिन सुना है कि वहाँ बैड पीपल बहुत हैं, इसलिए वो जा नहीं सकती। ऊपर से आउटसाइडर्स को एल्फ विलेज में आने की परमिशन भी नहीं होती। आर्थर उसकी आधी बातें ही सुन पाता है क्योंकि थकान उसे नींद की तरफ खींच लेती है। अगले दिन दर्द फिर लौट आता है, लेकिन आर्थर समहाउ उसे सह लेता है क्योंकि एल्फ विलेज अब काफी पास होता है।
टेस उससे कहती है कि अब वे फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन आर्थर समझ ही नहीं पाता कि इसका रिप्लाई क्या दे। उसके कभी दोस्त नहीं रहे, इसलिए दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। आर्थर को अपने पास्ट लाइफ का सबसे करीबी दोस्त याद आने लगता है और वो पल भी याद आता है जब उसने खुद उसे मार दिया था। तभी अचानक टेस एल्फ विलेज का गेट देखकर खुशी से चिल्ला उठती है। आर्थर चौंक जाता है और टेस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने को कहती है। आर्थर उसका हाथ थामकर एल्फ विलेज की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, इंट्रूडर अलर्ट की वजह से गार्ड्स तुरंत आ जाते हैं। आर्थर को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है और अगले ही पल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो टेस की आंखों में आई ठंडक देखकर डर जाता है और सोचने लगता है कि अब उसका क्या होगा। जब उसकी सारी प्लीज के बावजूद टेस चुप रहती है तो आर्थर को लगता है कि शायद उसने उस पर भरोसा करने में बहुत जल्दी कर दी। जंगल में भले ही टेस ने उसे दोस्त कहा हो, लेकिन आर्थर को लगता है कि ऐसे मोमेंट्स में वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। उसका दिल घबराने लगता है और तभी एल्फ सोल्जर्स उसे मारने के लिए वेपन्स निकाल लेते हैं। उसी पल टेस आगे बढ़ती है और सिचुएशन समझकर गार्ड से रुकने की रिक्वेस्ट करती है। गार्ड्स कहते हैं कि आर्थर एक डेंजरस ह्यूमन है और उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। टेस बताती है कि आर्थर उसका फ्रेंड है और उसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन गार्ड्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उल्टा वे आर्थर पर टेस का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाते हैं। तभी अचानक एक पावरफुल वॉइस उन्हें चुप रहने का आदेश देती है। अचानक सामने गेट खुलता है और उसमें से एक बूढ़ा ड्वार्फ बाहर आता है, जो सोल्जर्स को तुरंत लड़के को छोड़ने का आदेश देता है। जब टेस आर्थर की हालत देखने जाती है और सोल्जर्स पर गुस्सा करती है, तो बूढ़ा ड्वार्फ, जो उसका दादाजी होता है, समझाता है कि गार्ड्स का रिएक्शन गलत नहीं था, क्योंकि एक ह्यूमन लापता प्रिंसेस को लेकर उनके किंगडम में घुस आया था। फिर वो अपना परिचय वेरियन के रूप में देता है, जो ड्वार्फ्स का फॉर्मर किंग है, और आर्थर को उसकी पोती यानी उनके राज्य की प्रिंसेस को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। ये सब सुनकर आर्थर पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये छोटी सी लड़की एक प्रिंसेस है, लेकिन टेस उसे वही स्मग स्माइल देती है। वेरियन उससे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को उसका रॉयल स्टेटस नहीं बताया, और भले ही टेस कहती है कि उसने बताया था, आर्थर को पूरा भरोसा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। तभी उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं और टेस सीधे दौड़कर उनकी बाहों में समा जाती है। उसके पिता आर्थर को देखते ही किसी टिपिकल नस्लवादी एल्फ की तरह सैनिकों को उसे तुरंत खत्म करने का आदेश दे देते हैं, लेकिन वेरियन बीच में आकर समझाता है कि भले ही आर्थर इंसान है, लेकिन उसी ने टेस की जान बचाई और उसे सेफली घर तक पहुंचाया। टेस भी आर्थर का पूरा सपोर्ट करती है और अपने पिता पर दबाव डालकर उसे महल में आने की इजाजत दिलवा देती है। वेरियन आर्थर से कहता है कि उन्हें बाद में अकेले में बात करनी है, और आर्थर को उस बूढ़े एल्फ से एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर महसूस होती है। इतना सुनते ही टेस आर्थर का हाथ पकड़कर शहर की गलियों में दौड़ने लगती है। आर्थर ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन ड्वार्फ्स अपने इंसानों के साथ लंबे युद्ध इतिहास की वजह से उसे गुस्से और नफरत से घूरते रहते हैं। आर्थर को इससे खास फर्क नहीं पड़ता, मगर जब उसने पहली बार मदद मांगी थी, तब टेस के चेहरे पर जो कोल्ड एक्सप्रेशन था, वही बात उसे अंदर से परेशान कर रही है। ऊपर से सीने का दर्द भी उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आगे से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ ही देर में वे महल पहुंच जाते हैं और टेस सभी दासियों को आर्थर की हर पॉसिबल सेवा करने का आदेश दे देती है। वो उसके ठहरने की पूरी प्लानिंग करने लगती है, लेकिन आर्थर को लगता है कि सबसे पहले उसे अपने माता पिता को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहिए। उसे बात करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन टेस उसे मेज पर बैठने के लिए कहती है और कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले टी और स्नैक्स भी मांगती है। आर्थर मन ही मन सोचता है कि क्या किसी इंसान के साथ ऐसा रॉयल व्यवहार ठीक है। तभी टेस के पिता एल्डविन अपना और अपनी पत्नी म्यूरियल का परिचय देते हैं। आर्थर भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है, और एल्डविन उसकी गरीबी के बावजूद उसके मैनर्स से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद आर्थर पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि कैसे उसने टेस को स्लेव ट्रेडर्स से बचाया था, और ये सुनते ही पूरा परिवार गुस्से से भर जाता है। वे इसके लिए इंसानों को कोसने लगते हैं, लेकिन आर्थर कामली कहता है कि प्रोफेशन को ब्लेम करो, रेस को नहीं। वेरियन उससे पूछता है कि उसने स्लेव ट्रेडर्स से टेस को कैसे छुड़ाया, और आर्थर बताता है कि वो एक मेज है। राजा को यह मानना मुश्किल लगता है कि एक बच्चा स्लेव ट्रेडर्स को हरा सकता है, और एल्फ सोल्जर्स तो और भी लाउडली विरोध करने लगते हैं। वे फिर से आर्थर पर टेस को धोखा देने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वेरियन उन्हें फाइनल आदेश मिलने तक पीछे रहने को कह देता है। टेस भी आगे आकर आर्थर का बचाव करती है और बदमाशों की कई सारी बातें दोहराती है। उसकी माँ उसे गले लगाकर शांत करती है, और फिर उसके पिता आर्थर से कहते हैं कि वे उसकी कहानी पर भरोसा करते हैं। आर्थर इसके बाद एल्डविन से रिक्वेस्ट करता है कि टेस की जान बचाने के बदले उसे उसके फैमिली के पास वापस भेज दिया जाए, लेकिन एल्डविन इसे अनफेयर डिमांड बता देता है। वो कहता है कि वो बारबेरिक इंसानों की मदद नहीं करना चाहता, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि ऐसा करके वो खुद भी बारबेरिक जैसा ही बिहेव करेगा। ये सुनकर एल्डविन थोड़ा हिल जाता है, लेकिन फिर भी मदद करने से मना कर देता है। तभी टेस उसे इमोशनली घूरने लगती है, ऑलमोस्ट ब्लैकमेल वाले अंदाज में। एल्डविन आखिरकार मान जाता है और आर्थर को बताता है कि नॉर्मली ह्यूमन रेल्म का गेट हर 7 साल में सिर्फ एक बार खुलता है।
लेकिन वे उसे यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं रोक सकते, इसलिए वे कुछ सोल्जर्स को उसे सेफली घर पहुंचाने भेजेंगे। आर्थर ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन उसी पल उसके सीने का दर्द पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाता है। वो किसी तरह पूरा दिन पेन झेलता है और रात में फ्रेश एयर लेने के लिए अपने कमरे की बालकनी में आ जाता है। पास के कमरे में वो टेस को अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी खेलते हुए देखता है और ये देखकर उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। आर्थर सोचता है कि क्या वे ठीक होंगे, हालांकि उसे पूरा भरोसा है कि वे बैंडिट्स के हमले से बचने के लिए स्ट्रांग इनफ है। वो उन्हें याद करता है और सोचता है कि क्या वे भी उसे दोबारा देखकर उतने ही खुश होंगे जितने टेस के माता पिता अभी दिख रहे हैं। जितना ज्यादा वो सोचता है उतना ही हैवी महसूस करने लगता है और टेस ये सब समझ जाती है। वो तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और अपने परिवार की तरफ से उसके साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आर्थर कहता है कि सब ठीक है और हल्के मजाक में टेस को ताना मारता है कि उसे तो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाकर खूब पैम्परिंग मिलेगी। टेस को यह सुनकर बुरा लगता है और वो कहती है कि उसके माता पिता आर्थर के वापस लौटने पर भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, जिससे आर्थर की चिंता और बढ़ जाती है। वो उससे कंफर्म करना चाहता है और पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स सच में सब कुछ के बावजूद उसे देखकर खुश होंगे। अचानक टेस उसका चेहरा पकड़ लेती है और कहती है कि ये ऑब्वियस है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत मिस करेंगे क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। वो ये भी कहती है कि वो खुद भी उसे मिस कर रही है क्योंकि वो जल्द ही घर जाने वाला है। और आर्थर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। तभी फायरफ्लाइज जैसी चमकती फूलों की पंखुड़ियां हवा में तैरने लगती हैं और दोनों उस ब्यूटी में खो जाते हैं। अचानक आर्थर को टेस के चेहरे पर पहले दिखी उदासी याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि क्या उस वक्त टेस के साथ कुछ गलत था या फिर वो सिर्फ उसका इल्यूजन था। वो खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का फैसला करता है। तभी उसे टेस की तरफ एक अटैक का एहसास होता है। आर्थर तुरंत बीच में आकर हमला रोकता है और अटैकर की ओर दौड़ता है और पाता है कि वो वेरियन है। आर्थर गुस्से में बूढ़े एल्फ से पूछता है कि क्या वो अपनी पोती को मारना चाहता है। वेरियन शांति से पूछता है कि क्या कोई सच में फूलों की पंखुड़ियों से किसी को मार सकता है। आर्थर अपने हाथ खोलता है और उसमें चमकती पंखुड़ियां देखकर समझ जाता है और वेरियन उसकी क्विक रिएक्शन और काउंटर इंस्टिंक्ट की तारीफ करता है। अब वेरियन को पूरा यकीन हो जाता है कि आर्थर ने सच में स्लेव ट्रेडर्स से फाइट की थी। लेकिन टेस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दादाजी उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं। वेरियन उसे समझाता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस आर्थर उसे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा। वो एक छोटी वुडन स्वॉर्ड निकालता है और आर्थर को उसकी स्किल टेस्ट करने के लिए देता है, फिर टेस को लॉन में छोड़ देता है। वेरियन आगे बढ़ने का इशारा करता है और आर्थर बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। वो बूढ़े एल्फ को मारने की कोशिश करता है लेकिन जल्दी समझ जाता है कि वेरियन बेहद तेज है। आर्थर मैजिक से अपनी स्पीड कितनी भी बूस्ट कर ले, वेरियन को एक भी हिट नहीं कर पाता। फिर अचानक वो बूढ़ा बौना उसका एक अटैक रोक लेता है और उसी झटके में उसकी तलवार टूट जाती है। तलवार का एक टुकड़ा हवा में घूमता हुआ सीधा टेस की तरफ बढ़ता है और यहाँ आर्थर बिना सोचे तलवार का हिल्ट फेंककर उसकी डायरेक्शन बदल देता है। वेरियन उसकी इस स्किल को देखकर सच में शॉक्ड रह जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर डिसाइड करता है कि अब वो उसे बॉडी ब्लास्ट से खत्म करेगा। लेकिन वेरियन भी कोई आम इंसान नहीं था, उसने प्योर इंस्टिंक्ट से उस अटैक को रोक लिया। आर्थर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा हमला कर दिया और इस बार वेरियन के माथे पर हल्की चोट लग जाती है। वेरियन इस बात से जेन्युइनली इंप्रेस हो जाता है कि आर्थर उसे हिट कर पाया और वो उसे सेकेंड राउंड के लिए रेडी रहने को कहता है। तभी अचानक टेस पीछे से जंप करती है और वेरियन पर हमला कर देती है, उसे बोलते हुए कि वो उसके दोस्त को परेशान करना बंद करे। वेरियन कामली कहता है कि वो किसी को धमका नहीं रहा था, बल्कि अगर वो खुद कंट्रोल में ना रहता तो आर्थर ही उसे थ्रेटन कर रहा होता। आर्थर को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी शायद खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो पोलाइटली उसे ओवर एस्टिमेट करने के लिए थैंक्स कह देता है। वेरियन साफ साफ बोलता है कि वो उसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा और अगर आर्थर सच में ग्रेटफुल है तो उसे उसका डिसाइपल बन जाना चाहिए। आर्थर इस सडन प्रपोजल से पूरा फ्रीज हो जाता है और वेरियन से कहता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स वरिड हो जाएंगे। बूढ़ा एल्फ जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स को ये बताने का एक तरीका है कि वो सेफ है। इससे पहले कि आर्थर कुछ और पूछ पाता, उसके चेस्ट में वही पुराना दर्द दोबारा उभर आता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। वेरियन ये सब पहले भी देख चुका था और अब उसे कंफर्म हो जाता है कि आर्थर के अंदर किसी बीस्ट जैसी विल पावर इनहेरिटेड है। वो लड़के से कहता है कि अगर उसने उसका डिसाइपल बनना एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से मिलने से पहले ही अपनी जान गंवा दे। उसी रात जब आर्थर सो रहा होता है, अचानक उसके चेस्ट में वही अनबेरेबल पेन लौट आता है। वो उसे दबाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन दर्द और बढ़ता जाता है, इतना कि वो उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ सामने प्रकट होने लगता है। आर्थर आंखें खोलता है और देखता है कि एक डार्क फिगर उसके ऊपर डरावने तरीके से हॉवर कर रही है। नेचुरली वो उस ब्लैक मॉन्स्टर से डर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका माइंड एक डॉक्टर की तरह काम करने लगता है।
वो सोचता है कि क्या ये मॉन्स्टर उसकी एंजाइटी या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिंबल है। जैसे ही वो मॉन्स्टर पास आता है, आर्थर स्क्रीम करने लगता है, लेकिन तभी उसे टेस की आवाज सुनाई देती है जो उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। आर्थर जब नाइटमेयर से बाहर आता है तो देखता है कि टेस उसके ऊपर बैठी है और फुल एक्साइटमेंट में उसे गुड मॉर्निंग बोल रही होती है। आर्थर सुबह सुबह उसका इरिटेटेड फेस देखना नहीं चाहता, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ने को कहता है, ये बोलते हुए कि मॉन्स्टर वाले सपने की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाया। वो दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन टेस को लगता है कि वो उसे मॉन्स्टर कह रहा है और वो गुस्सा हो जाती है। वो उसे उठने को कहती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे हैं। टेस उसे प्रैक्टिकली बेड से खींचकर उठाती है और आर्थर के पास रेडी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर टेस उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ रहने वाला है, और आर्थर ऑनेस्टली बोलता है कि उसे अभी श्योर नहीं पता, लेकिन वेरियन के पास कुछ ऐसा है जो शायद उसका माइंड चेंज कर दे, और आर्थर डिसाइड करता है कि उसके बाद ही फाइनल फैसला लेगा। इसकी तुरंत बाद आर्थर और टेस बाहर आते हैं, जहां किंग एल्डविन वेरियन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी ह्यूमन को एल्स के किंगडम में रहने की परमिशन नहीं दी जा सकती, लेकिन वेरियन उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी कैरेज में बैठते हुए कहता है कि उसे आर्थर पसंद है, और यहाँ से सीन खत्म हो जाता है। तभी टेस अपनी हैबिट के मुताबिक ड्रामेटिक अंदाज में कूद पड़ती है, आर्थर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसके फादर उसे चुप करा देते हैं क्योंकि अब ये इशू उसके बारे में नहीं है। एनीवे, वेरियन सबको शांत रहने को कहता है और बच्चों को अपनी कैरेज में बिठा लेता है और वो सब मिलकर बूढ़े एल्फ के एक दोस्त से मिलने निकल पड़ते हैं। कैरेज के अंदर वेरियन और टेस मेडिटेशन करने लगते हैं। आर्थर बोर हो जाता है तो वो वेरियन से पूछता है कि जर्नी में कितना टाइम लगेगा। उसी मोमेंट टेस उसके शोल्डर पर गिर जाती है क्योंकि वो मेडिटेट नहीं कर रही थी, सो रही थी। वेरियन बताता है कि टेस आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो उनके साथ आना चाहती थी। फिर वो रिवील करता है कि टेस रॉयल थ्रोन की ओनली हेयर है, इसलिए उसके पूरे लाइफ में कोई रियल फ्रेंड्स नहीं रहे। वो लोगों पर इजीली ट्रस्ट नहीं करती और ज्यादातर अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखती है, लेकिन आर्थर के साथ वो सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल रहती है। वेरियन इसके लिए आर्थर को थैंक यू कहता है क्योंकि टेस उसके साथ होती है तो जेन्युइनली स्माइल करती है। आर्थर इस बात से काफी इंप्रेस हो जाता है कि वेरियन इतना हम्बल है कि वो एक बच्चे को भी थैंक्स कह सकता है, और यही आर्थर को फील होता है कि वो इस बूढ़े एल्फ पर ट्रस्ट कर सकता है। थोड़ी देर बाद उनकी कैरेज सोसाइटी से बिल्कुल अलग एक घर के सामने रुकती है और आर्थर क्यूरियस हो जाता है उस इंसान को देखने के लिए जो इवन फॉर्मर किंग को भी अपने घर बुला सकता है। अचानक वेरियन डोर तक जाता है और उसे लात मारकर अंदर मौजूद अपने दोस्त को बाहर आने के लिए चिल्लाता है। फिर वो देखने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई आ रहा है या नहीं, लेकिन उसका दोस्त उसी वक्त डोर खोल देता है और उसे चिल्लाना बंद करने को कहता है। वेरियन उसका इंट्रोडक्शन रिनिया के तौर पर कराता है, उसकी ओल्ड फ्रेंड, एक मैजिशियन जिसके पास स्ट्रेंज पावर्स हैं। वो बताता है कि रिनिया अपनी एबिलिटीज से आर्थर की हेल्प कर सकती है और रिनिया सबको अंदर आने को कहती है ताकि वो इमीडिएटली काम शुरू कर सके। रिनिया का घर किताबों से भरा हुआ है और आर्थर सोचता है कि इतनी बुकिश लेडी उसकी हेल्प कैसी करेगी। आर्थर बताता है कि ग्रैंडपा वेरियन ने कहा था कि उसके पास एक स्पेल है जिससे वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकता है, और रिनिया हंसकर वेरियन से कहती है कि वो बच्चे पर जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। फिर वो आर्थर को एक्सप्लेन करती है कि वो एक डिवाइनर है, मतलब वो पास्ट और फ्यूचर देख सकती है। वो अपनी पावर्स यूज करती है और रियलाइज करती है कि आर्थर इतना स्पेशल है कि वो उसका रियल पास्ट देख ही नहीं पा रही। फिर भी वो समझ जाती है कि आर्थर यहाँ किसी प्रोफेसी के लिए नहीं आया, बल्कि अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलने और उन्हें ये बताने आया है कि वो सेफ है। आर्थर हाँ में सिर हिलाता है और रिनिया उसे पानी से भरी बाल्टी पर झुककर अपने पेरेंट्स की इमेज को जितना हो सके उतना क्लियरली इमेजिन करने को कहती है। आर्थर अपने दिमाग की हर सेल फोकस करके अपने पेरेंट्स की तस्वीर सामने लाने की कोशिश करता है। उसी समय उसके पेरेंट्स शहर में अपने नए घर में आराम से लंच कर रहे होते हैं। एलिस स्ट्यू तैयार करती है और रेनॉल्ड्स को परोसते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि आर्थर को भी ये स्ट्यू बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन अचानक उसका मूड बदल जाता है। आवाज थोड़ी हैवी हो जाती है क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे है और वो अब उनके साथ नहीं है। उसे वो दिन याद आता है जब आर्थर ने चट्टान से छलांग लगाई थी और उस पल उसने कितनी हेल्पलेसनेस महसूस की थी। वही रेनॉल्ड्स को भी याद आता है कि अपने बेटे को खोने के गिल्ट में उसने कितना ज्यादा शराब पी ली थी, क्योंकि उसके दिल में यही बैठ गया था कि कहीं ये सब उसकी गलती तो नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस मुश्किल वक्त में उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। धीरे धीरे हालात संभले और जल्द ही वे शहर पहुंच गए। रास्ते में उनके दल के बाकी सदस्य उन्हें अलविदा कहते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। जिंदगी आगे बढ़ानी थी तो रेनॉल्ड्स ने फिर से एक सोल्जर की तरह काम करना शुरू किया और मेहनत करके शहर में एक घर भी खरीद लिया। भले ही आर्थर की यादें आज भी उनके दिल में बसी हुई थीं, लेकिन एलिस और रेनॉल्ड्स अब नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, कभी कभी आर्थर के बारे में सोचते ही दोनों इमोशनल हो जाते थे और तभी अचानक उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। दोनों शौक में अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। आर्थर उन्हें साफ साफ बताता है कि ये किसी मैजिकल मशरूम का असर नहीं है, बल्कि वो सच में उनसे बात कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि वो जिंदा है, पूरी तरह सेफ है और इस समय एल्व्स के किंगडम में रह रहा है। उनसे कांटेक्ट करने के लिए वो एक स्पेशल मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है।
वो ये भी कहता है कि भले ही वो घर लौटना चाहता है, लेकिन अभी वापस आना पॉसिबल नहीं है। आर्थर बताता है कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है जिसका इलाज जरूरी है, लेकिन जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा होगा वो बिना देर किए घर लौट आएगा। अपने बेटे को जिंदा देखकर उसके माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये खुशी के आंसू होते हैं जिनमें दर्द भी छुपा होता है। आर्थर उनसे कहता है कि अगली बार बात होने तक अपना ध्यान रखें। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और आर्थर उन्हें बताता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। इतना कहते ही उसकी आवाज़ टूट जाती है, वो रोने लगता है और जैसे ही उसके आंसू बाल्टी में गिरते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूट जाती है और रिनिया का जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद आर्थर खुद को संभालता है और शांति से विरियन से उसे अपना डिसाइपल स्वीकार करने की रिक्वेस्ट करता है। कुछ ही समय में वे महल पहुंच जाते हैं, जहां विरियन अपने बेटे को आदेश देता है कि सबके सामने ये अनाउंस किया जाए कि आर्थर उसका शिष्य बनने जा रहा है। एल्ड्विन इस फैसले को लेकर पूरी तरह कन्विंस नहीं होता, लेकिन विरियन साफ कह देता है कि अगर आर्थर की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेगा। ये सुनकर एल्ड्विन और उसकी पत्नी का सख्त रवैया थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। वे औपचारिक रूप से आर्थर का अपने राज्य में स्वागत करते हैं और पहले उसके साथ ठीक से व्यवहार ना कर पाने के लिए माफी भी मांगते हैं। आर्थर ये महसूस करता है कि एल्व्स का राजा अभी भी अपने पिता के सामने खुद को छोटा ही पाता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी सेटिस्फैक्शन आ जाती है और वो एल्ड्विन से हाथ मिलाकर उनका स्वागत स्वीकार कर लेता है। तभी टेस बीच में कूद पड़ती है, बिल्कुल अपनी आदत के मुताबिक, और अपने पिता से कहती है कि अगर वो सच में आर्थर को गेस्ट मानते हैं तो उन्हें उसे उसके साथ बाहर खेलने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि वो उसे पूरा शहर दिखाना चाहती है। पिता चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाते और बस यहीं से टेस आर्थर का हाथ पकड़कर उसे मार्केट की तरफ घसीटे ले जाती है। रास्ते भर उसे अलग अलग फूड आइटम्स और दुकानों के बारे में एक्साइटेड होकर बताती रहती है। इसी दौरान आर्थर गलती से गोल्डन हेड ड्वार्फ लड़के से टकला जाता है और तुरंत माफी मांगता है, लेकिन वो रेसिस्ट ब्रैट उसे घिनौना कह देता है और बोलता है कि अब उस पर इंसानी जर्म्स लग गए हैं। बिना किसी ठोस वजह के वो आर्थर पर भड़कने लगता है और कहता है कि विरियन का उसे स्वीकार करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हमेशा एक आउटसाइडर ही रहेगा। आर्थर को समझ नहीं आता कि इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, और तभी कुछ और बच्चे भी उसे इंसानी दुनिया में वापस जाने के ताने देने लगते हैं। टेस उसे शांत रहने को कहती है और बोलती है कि इन रेसिस्ट इडियट्स की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन आर्थर का मूड थोड़ा मिस्चीवियस हो चुका होता है। गोल्डन हेड लड़का, जिसका नाम फे होता है, खुद ही आर्थर को बदला लेने का मौका दे देता है। वो खुद की नोबिलिटी दिखाते हुए टेस से कहता है कि एक इंसान की जगह उसे अपने साथ ले जाए। टेस तुरंत उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। तभी आर्थर ऐसे बिहेव करता है जैसे वो फे का नाम और स्टेटस अच्छी तरह जानता हो, लेकिन जानबूझकर उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता है और फेक पोलाइटनेस दिखाता है। इससे फे और ज्यादा चिढ़ जाता है। फे इस इंसल्ट को इग्नोर नहीं कर पाता और आर्थर को ड्यूल के लिए चैलेंज करते हुए अपना रुमाल जमीन पर फेंक देता है। टेस बीच में रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि भले ही वो नोबल हो, लेकिन अगर उसने उसके दादाजी के स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत किया तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। फे जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि किसी को भी अपना अपमान करने की छूट नहीं देनी चाहिए। वो आर्थर को ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वो कावर्ड की तरह भाग जाएगा, क्योंकि उसके एक्शन से उसके मास्टर के सम्मान पर भी सवाल उठेंगे। आर्थर को हैरानी होती है कि एल्फ किंगडम में ड्यूल इतनी नॉर्मल बात है कि कोई उन्हें रोकने नहीं आ रहा। थोड़ी सोच विचार के बाद वो ड्यूल एक्सेप्ट कर लेता है और टेस रेफरी बन जाती है। जैसे ही टेस फाइट शुरू करने का इशारा करती है, फिर पूरी स्पीड में आर्थर की तरफ दौड़ता है और अगले ही पल आर्थर एक पंच मारता है। बस एक ही बार में फे बेहोश हो जाता है। आर्थर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी ड्रामा के बाद उसे कुछ ज्यादा चैलेंज की उम्मीद थी। टेस हंसते हुए कहती है कि ये तो होना ही था, और फिर वो आर्थर का हाथ पकड़कर भीड़ से दूर भाग जाती है। इसके बाद दोनों मार्केट में कुछ स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी और कुछ दुकानों में घूमते हैं, फिर आराम करने के लिए महल लौट आते हैं। टेस आर्थर से पूछती है कि क्या वो अपनी ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है। आर्थर इस टॉपिक पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि विरियन पहले ही उसे बता चुका था कि ट्रेनिंग बेहद ब्रूटल होने वाली है, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि अगर वो टिक गया तो रिजल्ट्स अनबिलीवेबल होंगे। फिर भी आर्थर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। आखिरकार वो टेस के सामने अपना एक्साइटमेंट दिखाता है और कहता है कि वो अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहता है और इसके लिए पूरी मेहनत करेगा। टेस भी जवाब देती है कि वो भी कड़ी मेहनत करेगी। आर्थर उससे पूछता है कि वो किस गोल के लिए ट्रेनिंग करना चाहती है। टेस मुस्कुराते हुए कहती है बिना किसी खास वजह के, सिर्फ उससे मुकाबला करने के लिए। अगले दिन विरियन के अंडर आर्थर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और 3 साल आंख झपकते ही गुजर जाते हैं। टेस और आर्थर का रिश्ता पहले जैसा ही रहता है। फर्क बस इतना होता है कि अब टेस उसे जगाने के लिए उसके पैरों पर माना पावर यूज करती है, जिससे आर्थर दर्द से चीखता चिल्लाता हुआ उठता है और शिकायतें करता रहता है। वे दोनों बाहर निकलते हैं, जहां सामने ही राजा और रानी को एक मीटिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। आर्थर थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक टेस उसके सामने एक बर्गर रख देती है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये खाओ, वन ऑफ द बेस्ट चीज है, एक नंबर की बदमाश ने बनाया है। आर्थर खुशी खुशी बर्गर ले लेता है, लेकिन मजाकिया अंदाज में टेस को चिढ़ाते हुए पूछ बांटता है कि इसे बनाया किसने है, और बस यही टेस को बुरा लग जाता है। गुस्से में वो सीधे उस पर हमला कर देती है
और आर्थर उसके अटैक से बचता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है, जहां वेरियन पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों को ठीक से लड़ने के लिए कहता है और उन्हें वुडन स्वॉर्ड्स थमा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि आर्थर अब अपनी ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज के लिए पूरी तरह रेडी है। प्रैक्टिस सेशन खत्म होते होते टेस जमीन पर पूरी तरह थकी हुई पड़ी होती है, सांस तक ठीक से नहीं ले पा रही। इसी दौरान वेरियन आर्थर को मैजिक के बेसिक समझाते हुए बताता है कि जब कोई अपनी मैना पावर को स्टेबलाइज कर लेता है तब वो मैजिक के 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स में से किसी एक को हासिल कर सकता है। कौन सा एलिमेंट मिलेगा ये उनकी रेस पर भी डिपेंड करता है, और एल्व्स खास तौर पर विंड मैजिक में नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। वेरियन आगे बताता है कि डुअर्स फायर और अर्थ मैजिक में माहिर होते हैं, जबकि ह्यूमंस थ्योरेटिकली चारों एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली उनके पास सिर्फ एक ही कोर एलिमेंट होता है और हर इंसान चारों एलिमेंट संभाल नहीं पाता। तभी टेस अचानक अपने दादाजी से सवाल कर बैठती है कि जब आर्थर अपने शरीर को मजबूत कर रहा था तब उन्होंने उसे मैजिक ट्रेनिंग क्यों नहीं दी, जबकि उसने खुद तो ये ट्रेनिंग ली थी। वेरियन शांत रहते हुए जवाब देते हैं कि आर्थर कमजोर है, और ये सुनते ही टेस शॉक में आ जाती है। फिर वो समझाते हैं कि आर्थर के मैना कोर के अंदर एक पावरफुल बीस्ट की विल मौजूद है जो उसके शरीर और मैना कोर के बीच बैलेंस बिगाड़ देती है। ये सुनते ही आर्थर को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस होने लगता है और वेरियन उसे बता देता है कि ये पेन भी उसी बीस्ट विल की वजह से है। टेस माहौल हल्का करने के लिए आर्थर को चिढ़ाने लगती है और मैजिक से उस पर हमला करते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है। आर्थर उसे जवाब देता है कि जब कोई उसे मारेगा तो ऑब्वियसली दर्द होगा, लेकिन किसी तरह वो सब सह लेता है। इसके बाद वेरियन गंभीर आवाज में कहता है कि अब आर्थर के लिए अपने शरीर में छिपी बीस्ट पावर को अवेकन करने का समय आ चुका है। अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो फिर उसे दर्द महसूस नहीं होगा और वो एक ट्रू बीस्ट टेमर बन जाएगा। आर्थर मेंटली तैयार होता है और जैसे ही वो जमीन पर बैठता है वेरियन अपनी शक्ति इकट्ठा करने लगता है। वो बताता है कि वो उसके मैना कोर में एक स्पार्क इग्नाइट करेगा और भले ही ये थोड़ा गर्म लगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे वो सहन ना कर सके। फिर वो अपना मैना आर्थर के शरीर में फ्लो कराता है और हीट महसूस होते ही आर्थर चीख उठता है। तभी अचानक सिल्विया द्वारा आर्थर के अंदर छोड़ा गया पावरफुल मैना एक्टिवेट हो जाता है और वेरियन के मैना को फोर्सफुली रिपेल कर देता है। उस जोरदार घटना से निकली वायलेंट शॉकवेव्स की वजह से वेरियन और टेस दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं और आर्थर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक उस मॉन्स्टर की एनर्जी पूरी तरह काम हो जाती है और वो जमीन पर ढेर हो जाता है, जिसे देखकर दोनों एल्फ्स फौरन उसके लिए वरिड हो जाते हैं। टेस जैसे ही उसे देखने आगे बढ़ती है उसी पल आर्थर की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद आर्थर की नींद खुलती है और वो खुद को पैलेस में पाता है, जहां वेरियन चुपचाप उसके पास खड़ा होता है। बूढ़ा एल्फ पहले आर्थर की हालत को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी बीस्ट विल के बारे में कुछ आइडिया है। आर्थर उसे बताता है कि एक ड्रैगन ने उसे ये पावर दी थी और ये सुनते ही वेरियन जेन्युइनली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेरियन उसे सीरियसली समझाता है कि इस बात को हर हाल में सीक्रेट रखना होगा क्योंकि ड्रैगन की विल अपने आप ही अनवांटेड ट्रबल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। आर्थर उसे थैंक्स कहता ही है कि वेरियन अचानक उसे एक और शॉकिंग न्यूज़ दे देता है। वो बताता है कि वो 4 महीने में घर लौटने वाला है और ये सुनते ही आर्थर एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन में बिस्तर से उछल पड़ता है। आर्थर कहता है कि ह्यूमन रेल्म का गेट खुलने से पहले तो उसे यहाँ अभी 2 साल और रुकना था, लेकिन वेरियन एक्सप्लेन करता है कि तीनों किंगडम्स के यंगस्टर्स के लिए एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी वजह से ह्यूमन वर्ल्ड का गेट खुलेगा। ये सुनकर आर्थर थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि इस जगह से उसे अब सच में अटैचमेंट हो गई है। वेरियन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कैजुअली कहता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि कल से ट्रेनिंग और भी ब्रूटल होने वाली है। आर्थर पूछता है कि क्या टेस को इस बारे में पता है और वेरियन बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे खुद सब समझा रहे हैं। उसी रात जब आर्थर अपने बेड पर लेटा जल्दी होने वाली फेयरवेल के बारे में सोच रहा होता है तभी 3 साल से उसके पास रखा क्रिस्टल एग हल्का हल्का हिलने लगता है। आर्थर घबराकर उठ बैठता है और जैसे ही अंडा क्रैक होता है उसके मन में वर्स्ट केस सिनेरियो घूमने लगता है, लेकिन जब अंडे के अंदर से एक टाइनी अडोरेबल ड्रैगन बाहर निकलता है तो आर्थर उसकी क्यूटनेस पर लिटरली मेल्ट हो जाता है। वो उसके साथ खेलने का सोचता है, लेकिन तभी वो छोटा सा ड्रैगन उसे काट लेता है और उसकी बाह पर एक मैजिकल मार्क छोड़ देता है। आर्थर को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे बाइट करने के लिए माफ कर देता है क्योंकि ऑनेस्टली वो बहुत प्यारा है।
अचानक उस मैजिकल मार्क की वजह से आर्थर को बेबी ड्रैगन की आवाज टेलीपैथी के जरिए सुनाई देने लगती है और वो उसकी हर बात क्लियरली समझ पा रहा होता है। नन्हा ड्रैगन उसे पापा कहकर बुलाता है और आर्थर उसी पल उसका नाम सिल्विया की याद में सिल्वी रखने का फैसला करता है। अगली सुबह जब टेस हमेशा की तरह आर्थर को जगाने आती है तो सिल्वी को उसके पास सोता देखकर वो पूरी तरह पैनिक कर जाती है। आर्थर तुरंत उठ जाता है ये सोचकर कि अब फिर से क्या ड्रामा है, लेकिन जैसे ही वो टेस को सिल्वी को हक करते देखता है क्योंकि उसे वो बेहद क्यूट लगती है, आर्थर वापस सोने का डिसाइड कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ निकलते हैं और टेस बार बार सिल्वी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइनी ड्रैगन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जल्द ही वो वेरियन के ठिकाने पर पहुंचते हैं और रियल ड्रैगन को देखते ही बूढ़ा एल्फ लगभग हार्ट अटैक से मरते मरते बच जाता है। फिर आर्थर उसे पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे सिल्विया की बीस्ट विल अवेकन होने के बाद एग से सिल्वी बाहर आई। वेरियन तुरंत समझ जाता है कि अगर लोगों को ड्रैगन के बारे में पता चल गया तो सिचुएशन बेहद डेंजरस हो जाएगी, इसलिए वो आर्थर को सलाह देता है कि वो इसे एक रेयर माना बीस्ट बताकर सबको फूल करे। वेरियन को लगता है कि ये एक्सक्यूज काफी होगा क्योंकि ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि ड्रैगन्स असल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद वेरियन अनाउंस करता है कि अब आर्थर एक बीस्ट टेमर बन चुका है, तो आगे से उसकी ट्रेनिंग में माना कोर और बीस्ट कोर दोनों शामिल होंगे। वो साफ कहता है कि रियल कॉम्बैट से बेहतर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होती। तभी वो अपनी असली पावर रिवील करने का फैसला करता है। बूढ़ा एल्फ अचानक मैसिव अमाउंट ऑफ माना रिलीज करता है जो उसे पूरी तरह एनगल्फ कर लेता है, और जब वो एनर्जी सेटल होती है तो वो एक टेरिफाइंग क्रीचर की तरह दिखाई देता है जो प्योर ब्लैक ऑरा से बना होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आर्थर पूरी तरह स्टन रह जाता है और इंस्टिंक्टिवली खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि वेरियन का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं होता। अचानक वेरियन उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हल्के से टैप करता है। आर्थर जैसे ही पलट कर देखता है वेरियन गायब हो चुका होता है और जमीन पर बस 2 ब्लैक फुटप्रिंट्स रह जाते हैं। आर्थर को पसीना आने लगता है क्योंकि वो ये भी नहीं समझ पाता कि वेरियन इस वक्त है कहाँ, और वो तुरंत सरेंडर कर देता है। वेरियन उसके पीछे प्रकट होता है और जब आर्थर मजाक में कहता है कि उस डरावने रूप को दिखाने के बाद उसे थेरेपी का खर्च देना पड़ेगा, तो वेरियन हंसते हुए अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आता है। आर्थर मानता है कि उसे उसकी प्रेजेंस का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, जिस पर वेरियन एक्सप्लेन करता है कि उसका बीस्ट एक शैडो पैंथर है जो हवा और साउंड को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से माना बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। फिर वेरियन उसे अपनी सोर्ड थमाते हुए कहता है कि अब उसका रियल ट्रेनिंग शुरू होता है। अगले कुछ दिनों तक आर्थर अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन में बिताता है ताकि वो अपने अंदर के बीस्टली इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर सके, और फिर वेरियन के मॉन्स्ट्रस फॉर्म से फाइट करता है। धीरे धीरे वो अपनी इनर बीस्ट से पावर ड्रॉ करना सीख जाता है और उसके सीने का दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है। वो बेहद तेजी से स्ट्रांग बनता है और बाकी फ्री टाइम एक नॉर्मल बच्चे की तरह एंजॉय करता है। कुछ हफ्तों बाद टेस आर्थर को फिर से मार्केट ले जाती है और वहां उसकी मुलाकात एक एरोगेंट लड़की फे से हो जाती है। आर्थर पोलाइटली अपोलोजाइज करता है, लेकिन फे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे फेट ने ही दोनों को फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। आर्थर को तो वो याद भी नहीं होती और यही बात फे को अंदर तक चुभती है। पिछली हार का बदला लेने के लिए वो बिना देर किए आर्थर को ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन एक ही ब्लो में फिर से हार जाती है। इसके बाद टेस आर्थर को फे की याद दिलाती है और आर्थर तुरंत उसे उठने में हेल्प करता है। फे थोड़ी हेजिटेशन के साथ उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके दोस्त उसे एटीट्यूड दिखाने से रोक देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि फे हमेशा से उस इंसान से दोस्ती करना चाहती थी। इसके बाद आर्थर फे और उसके दोस्तों से पूछता है कि क्या वो सब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, और वो हाँ कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी नोबल किड्स जा रहे होते हैं। आर्थर पूछता है कि क्या टेस भी उनके साथ होगी, और अचानक सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो नहीं जा रही। फे माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि वो फ्रजाइल प्रिंसेस को फिर से खोने का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन ये सुनते ही टेस भड़क जाती है और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक ही पंच में उसे दूर फेंक देती है। ये सब देखकर आर्थर पूरी तरह पैनिक में आ जाता है और इससे पहले कि टेस कोई और केओस खड़ा करे, वो बिना सोचे समझे उसका हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। एक शांत सी जगह पर पहुंचते ही वो टेस पर थोड़ा चिल्ला देता है और कहता है कि उसे एक प्रिंसेस की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोगों को घूंसे मारना बिल्कुल भी रॉयल कंडक्ट नहीं होता। ये कहते हुए आर्थर को खुद पर हल्की सी आयरनी महसूस होती है, क्योंकि पिछले जन्म में वो खुद किंग था और उसने अपनी प्रजा के साथ सिर्फ पंचेस से कहीं ज्यादा किया था। लेकिन तभी टेस अपनी बात रखती है और कहती है कि वो आजकल मेंटली बहुत परेशान है। वो बताती है कि आर्थर जल्द ही यहाँ से चला जाएगा और ये सोच उसे अंदर से तोड़ रही है। लेकिन आर्थर उसकी फीलिंग्स को समझने की बजाय उसे किसी बूढ़े आदमी की तरह लेक्चर देने लगता है। ये सब कहकर टेस वहां से भाग जाती है और आर्थर को बूढ़ा कहे जाने से एक अजीब सा इमोशनल शॉक लगता है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने टेस की भावनाओं को हर्ट कर दिया है और गिल्ट उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसी रात वो कुछ जुगनू साथ लेकर चुपचाप टेस के कमरे में जाता है और उसे अपने साथ बाहर वॉक पर चलने के लिए कहता है। टेस मान जाती है,
लेकिन जैसे ही वे जंगल की सीमा में कदम रखते हैं वो नर्वस हो जाती है क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं होता। आर्थर उसे काम करता है और कहता है कि वरी मत करो, वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। थोड़ी देर में वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो पहली बार मिले थे और आर्थर उसे बताता है कि जिन हॉर्न्ड वुल्व्स को उन्होंने तब आज़ाद किया था वे अब भी सेफ और हेल्दी हैं। इसके बाद वे खुले मैदान में आग जलाते हैं और टेस को धीरे धीरे नींद आने लगती है। तभी उसे एक मुड़े हुए पेड़ के तने में कोई घोंसली शेप दिखती है और वो जोर से चीख पड़ती है, जिस पर आर्थर उसे हल्के मजाक में टीज करने लगता है। फिर टेस आर्थर से ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में पूछती है और वो ऑनेस्टली जवाब देता है कि उसे खुद भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता क्योंकि उसे ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। टेस कहती है कि काश वो हमेशा यहीं रह पाता, लेकिन आर्थर कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सो जाती है और बस जल्द ही आर्थर के डिपार्चर का दिन आ जाता है। सब लोग उसे फेयरवेल देने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन टेस वहां नजर नहीं आती। वेरियन उसे रॉयल फैमिली के सिंबल वाला एक कंपास देता है ताकि अगली बार जब वो लौटे तो रास्ता ढूंढने में परेशानी ना हो। आर्थर सोचता है कि शायद टेस ज्यादा इमोशनल हो गई है, इसलिए वो उन एल्व्स के साथ ह्यूमन किंगडम की ओर निकल पड़ता है जो कल्चरल एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं। जैसे ही गेट खुलता है अचानक टेस दौड़ती हुई आती है, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। आर्थर तुरंत उसके पास भागता है और उसे उठाता है। टेस उसे अपना ख्याल रखने की बातें कहने लगती है और तभी आर्थर उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। टेस रो पड़ती है, लेकिन उनकी इमोशनल गुड बाय ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड का गेट पूरी तरह खुल जाता है। आर्थर फेई की कैरेज में बैठकर जायरस की फ्लोटिंग सिटी पहुंचता है जहां उसके माता पिता रहते हैं और वो उनसे मिलने को लेकर बेहद एक्साइटेड होता है। वो दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है, एक पल खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा उसकी छोटी बहन खुलती है और उसके पीछे ही उसके माता पिता दौड़ते हुए आ जाते हैं। उन्हें देखते ही आर्थर की आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वो कहता है कि वो घर आ गया है। एलिस और रेनॉल्ड्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उनकी बेटी एलिस से कहती है कि मम्मा रोए नहीं और आर्थर उसकी ओर देखता है, ये महसूस करते हुए कि यही वो बहन है जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता था। आर्थर एलेनोर के सामने घुटनों पर बैठकर अपना परिचय देता है और एलेनोर अपने भाई को देखकर पूरी तरह स्टन रह जाती है। अंदर पहुंचते ही एलिस सवालों की बारिश कर देती है और आर्थर उसे रीअश्योर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। रेनॉल्ड्स भी एलिस से कहते हैं कि वो लड़के को ज्यादा परेशान न करें। इसी बीच एलेनोर को थोड़ा जेलसी महसूस होती है कि आर्थर को कितना अटेंशन मिल रहा है, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि यही वो भाई है जिसके किस्से उन्होंने उसे सुनाए थे। आर्थर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता था और तभी छोटा सा ड्रैगन सिल्वी उछलकर उसकी बाहों में आ जाता है। माहौल शांत होने के बाद आर्थर अपने अलग होने की पूरी कहानी सुनाता है। हालांकि वो सिल्विया की असली सच्चाई नहीं बताता क्योंकि उसे नहीं पता कि उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, और बस ये कह देता है कि वो प्लॉट आर्मर की वजह से बच गया। वो टेस को बचाने, एल्स के किंगडम में ट्रेनिंग लेने और अपनी बीमारी के इलाज की बात बताता है। सिल्वी और अपने इनर बीस्ट के बारे में वो सब कुछ छुपा लेता है और कहता है कि सिल्वी एक माना बीस्ट है जिसे उसने अडॉप्ट किया क्योंकि उसकी माँ जिंदा नहीं रह सकी। उसके माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और बस इस बात से खुश हैं कि उनका बेटा जिंदा है। तभी अचानक रेनॉल्ड्स उससे उसके मानाकोर के स्टेज के बारे में पूछते हैं और एलिस उन्हें डांटती है कि अभी अभी बेटा लौटा है और उन्हें पावर की बातें सूझ रही हैं। आर्थर पहले उनके करंट जॉब के बारे में पूछता है और रेनॉल्ड्स गर्व से बताते हैं कि वो एक फेमस ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी ट्रेनर है। फिर रेनॉल्ड्स बताते हैं कि उनका माना कोर 2 साल पहले डार्क ऑरेंज स्टेज तक पहुंच चुका है, जो पावर स्केल का मिड लेवल माना जाता है। आर्थर इंप्रेस होता है और सोचता है कि उसके पिता ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी, जबकि वो खुद लाइट रेड स्टेज पर है जो डार्क ऑरेंज से बस एक लेवल नीचे है। रेनॉल्ड्स घबरा जाते हैं और मजाक में ही आर्थर को ड्यूएल के लिए चैलेंज कर देते हैं। एलिस अभी उन्हें डांट ही रही होती है कि तभी कुछ लोग घर में एंटर करते हैं। विंसेंट नाम का आदमी रेनॉल्ड्स से पूछता है कि क्या उनका बेटा जिंदा है, और आर्थर सोचने लगता है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है। रेनॉल्ड्स बताते हैं कि विंसेंट उसी ऑक्शन हाउस का ओनर है और ये घर भी उसी का है। आर्थर विंसेंट और उसकी पत्नी को ग्रीट करता है और सिल्वी की क्यूटनेस की वजह से लिलिया से जल्दी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रेनॉल्ड्स बताते हैं कि वो और आर्थर गार्डन में रेसल करने वाले हैं और विंसेंट को यह मैच देखने का इन्विटेशन देते हैं। विंसेंट हैरान तो होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में बाकी सबके साथ गार्डन की ओर चला जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्थर का माना कोर हल्के रेड लेवल पर है, लेकिन एलिस शांति से समझाती है कि उनका बेटा फास्ट लर्नर है और झूठ बोलने की उसे कोई वजह नहीं है। फिर भी ये बात डाइजेस्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि सबसे रेप्यूटेड ट्रेनिंग एकेडमीज के टॉप स्टूडेंट्स भी आमतौर पर 13 साल की उम्र में ही लाइट रेड लेवल तक पहुंच पाते हैं और आर्थर तो अभी सिर्फ 8 साल का है। उधर आर्थर और रेनल्ड्स अपना वार्म अप खत्म करते हैं और बिना देर किए एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। आर्थर रेनल्ड्स के अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर तुरंत काउंटर स्ट्राइक करता है।
रेनल्ड्स आराम से उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन तभी आर्थर वेरियन से सीखी हुई टेक्निक्स इस्तेमाल करके उसे जेन्युइनली सरप्राइज कर देता है। वो रेनल्ड्स को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। रेनल्ड्स इंप्रेस तो होता है, लेकिन सीरियस टोन में कहता है कि अब आर्थर को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह सीरियस होने वाला है। वो अपनी मुट्ठी के चारों ओर मैना फोकस करता है और उसे फ्लेम्स में बदल देता है, जिसे देखकर आर्थर सच में चौंक जाता है। आर्थर जानता है कि इस दुनिया में हर मैना यूजर के पास जन्म से ही एक नेचुरल एलिमेंट होता है। मेजेस के लिए उस एलिमेंट को पहचानना और इस्तेमाल करना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन रेनल्ड्स जैसे ऑगमेंटर्स के लिए उस लेवल तक पहुंचना इंटेंस प्रैक्टिस और डीप इंसाइट मांगता है। रेनल्ड्स अचानक अपने पूरे शरीर को अपनी ब्लेजिंग मैना से कवर कर लेता है और आर्थर की तरफ बढ़ता है, और आर्थर बस उसके अटैक्स को किसी तरह रोक पाता है। पीछे धकेले जाते हुए आर्थर सोचता है कि उसके पिछले जीवन में उसके पास काय नाम की एक पावर थी, जो कंसेप्चुअली मैना जैसी ही थी, लेकिन फर्क ये था कि एक काय मास्टर खुद डिसाइड कर सकता था कि वो कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करना चाहता है। आर्थर अपने पिता से भिड़ने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि इस जीवन में उसका जन्म किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि वो हर एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। अपने पिछले जीवन के एक्सपीरियंस और इस जीवन की ट्रेनिंग की वजह से उसे पूरा भरोसा है कि वो रेनल्ड्स को हरा सकता है। वो अपनी मुट्ठियों में माना इकट्ठा करता है और देखते ही देखते उनसे एक गोल्डन ग्लो निकलने लगती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। आर्थर तेजी से रेनल्ड्स की तरफ बढ़ता है और अपने हाथों से निकल रही उस सुनहरी ऑरा से उसके जलते हुए पंचेस को रोक लेता है। टकराव इतना जबरदस्त होता है कि एक पावरफुल शॉक वेव दोनों को पीछे धकेल देती है, और फिर रेनल्ड्स अग्रेसिव होकर उस पर एक भारी वार करता है। जैसे ही आर्थर दोबारा आगे बढ़ता है, उसे याद आता है कि वेरियन के साथ ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी की मास्टरी को कैसे इंप्रूव किया था, और वही टेक्निक अब उसके काम आ रही है। उसने फायर एलिमेंट पर बहुत जल्दी कंट्रोल हासिल कर लिया था, और इसी पोटेंशियल को देखकर बूढ़े एल्फ ने उसे इससे भी आगे पुश करने का फैसला किया था। अब जैसे ही आर्थर को वो ट्रेनिंग याद आती है, वो फिर से गोल्डन ऑरा बनाता है, लेकिन इस बार उसे लाइटनिंग में बदल देता है। उसके शरीर से निकलती बिजली की चमक घास में आग लगा देती है, और रेनल्ड्स दस हैरानी से देखता रह जाता है, क्योंकि आर्थर ने फायर मैजिक के एक हायर फॉर्म को अचीव कर लिया है। आर्थर उसे बोलता है कि अभी शॉक्ड होने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास इससे भी आगे का प्लान है। वो अचानक वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है और फाउंटेन के पानी को कंट्रोल करके रेनल्ड्स पर हमला कर देता है। एक साथ दो अलग अलग मैजिक टाइप्स देखकर सबके चेहरे उड़ जाते हैं, और रेनल्ड्स मुश्किल से पीछे से आने वाले वाटर अटैक से खुद को बचा पाता है। इतना कहकर आर्थर अपने हमले रोक देता है, और रेनल्ड्स बिना एक पल गवाए उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि उसे अपने बेटे पर बेहद गर्व है, और पूछता है कि उसने ये सब कब सीखा। आर्थर बताता है कि ये उसने हाल ही में सीखा है, लेकिन वो अभी वाटर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता। एलिस और एलेनोर इसे काफी कैजुअली लेती हैं, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। विंसेंट और उसकी पत्नी पूरी तरह स्टन रह जाते हैं, और उन्हें यकीन हो जाता है कि आर्थर सच में एक प्रोडिजी है। थोड़ी देर बाद सब अंदर आकर खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहां विंसेंट रेनल्ड्स से कहता है कि उसके बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रेनल्ड्स भी सहमति जताते हुए बताता है कि उसे ये तब से पता था जब आर्थर ने 3 साल की उम्र में अपनी वन साइडेड कॉन्शियसनेस अवेकन कर ली थी, और उसी प्रोसेस में उनका घर ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। ये सुनकर विंसेंट और भी ज्यादा चौंक जाता है, और रेनल्ड्स गर्व में हंसते हुए अपनी कुर्सी समेत पीछे गिर पड़ता है। तभी विंसेंट अचानक खड़ा होकर सजेशन देता है कि आर्थर को जायरस एकेडमी भेजा जाना चाहिए। ये सुनकर रेनल्ड्स हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि जायरस एकेडमी पूरे कॉन्टिनेंट में मेजेस को ट्रेन करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। खैर, विंसेंट की पत्नी पूरी तरह अग्री करती है, और आर्थर के पेरेंट्स से कहती है कि फीस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी एजुकेशन का पूरा खर्च उठाना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए भी फायदेमंद होगी। ये सुनकर एलिस घबरा जाती है और कहती है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि एकेडमी आर्थर को एडमिट करेगी या नहीं। लेकिन विंसेंट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो एकेडमी के डायरेक्टर को जानता है और कुछ न कुछ अरेंज कर सकता है। तभी आर्थर बीच में बोलता है और कहता है कि चूंकि ये मामला सबसे ज्यादा उसी से जुड़ा है, इसलिए उसकी ओपिनियन भी मैटर करती है। वो कहता है कि वो अभी अभी अपने परिवार से दोबारा मिला है और इतनी जल्दी उनसे दूर नहीं जाना चाहता। विंसेंट उसकी बात समझ जाता है और आर्थर ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो प्रैक्टिस फाइट की वजह से बहुत थक गया है। आर्थर अंदर की तरफ बढ़ता है, लेकिन लिलिया उसका पीछा करती है, क्योंकि उसकी पावर देखकर वो उससे जेन्युइनली इंप्रेस हो गई है। वो उसे बताती है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और उसे अपने पीछे आने को कहती है, क्योंकि वो उसे एक बेटर जगह दिखाएगी। लिलिया उसे बेसमेंट में बनी किचन में ले जाती है, जहां वो सर्वेंट से चीयरफुली बातें करने लगती है और अपने लिए कुछ टेस्टी मीट डिशेस बनाने को कहती है। एक बूढ़ी मेड उसे खाने पीने पर ध्यान देने की सलाह देती है, क्योंकि उसका वेट हाल ही में बढ़ गया है, लेकिन लिलिया तुरंत पलटकर कहती है कि वो उसके वजन पर कमेंट ना करे। तभी एक सर्वेंट उसे बताती है कि जब भी लिलिया स्ट्रेस्ड होती है, वो यहीं आकर खाना ढूंढती है। आर्थर को क्यूरियोसिटी होती है और सर्वेंट आगे बताती है कि लिलिया और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक मेज बने, और यही एक्सपेक्टेशन उस पर भारी पड़ जाती है।
रात में एलिस और रेनल्ड्स आर्थर के रूम में आते हैं और उससे थोड़ी और बातें करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके वापस आने से उन्हें कितनी खुशी हुई है और ये भी कहते हैं कि उन्हें उस पर बहुत गर्व है। वो बोलते हैं कि आर्थर एक दिन एक ग्रेट मेज बनेगा और आर्थर उन्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बीच में ही उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि बाकी बातें कल करेंगे। इतना कहकर वो उसे गुड नाइट कहते हैं और सोने देते हैं। अगली सुबह आर्थर जागते ही सीधा हॉल की तरफ भागता है क्योंकि उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए होते हैं। ये उसके पेरेंट्स की पार्टी के मेंबर्स होते हैं और उसे वापस देखकर बेहद खुश होते हैं। माँ एंजेला उसे इतनी जोर से गले लगाती है कि उसकी सांस अटक जाती है और फिर वो डर्डन बाम के एक टैंक के साथ हाई फाइव करता है। एडम और हेलेन आपस में लड़ते झगड़ते हुए आर्थर का स्वागत करते हैं और तभी अचानक जैस्मिन बिना किसी वजह के उसे छूने की अर्ज में उसकी तलाशी लेने लगती है। फिर वो उसे गले लगाती है और आर्थर से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि ये सब उसकी गलती थी। इस इमोशनल रियूनियन के बाद सब लोग आर्थर को अपने रीसेंट मिशंस के किस्से सुनाने लगते हैं और हमेशा की तरह छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं। उन्हें सुनते हुए आर्थर को एहसास होता है कि इस दुनिया के बारे में वो अभी बहुत कम जानता है और एडवेंचरर बनना इसे समझने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अपने परिवार को देखते हुए वो सोचता है कि वो अभी उन्हें दोबारा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आर्थर अपने कमरे में प्रैक्टिस शुरू करता है, अपनी पावर को इस लेवल तक फोकस करने की कोशिश करता है कि उसे लगे जैसे टाइम खुद उसके लिए स्लो हो गया हो। लेकिन वो स्टेट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और थककर गिर पड़ता है। उसी पल वो सोचता है कि अपने लव्ड वंस की रक्षा के लिए उसे जल्दी स्ट्रांग बनना होगा और तभी सिल्वी आकर उसे कसकर गले लगा लेती है। ओके गाइज, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड करते हैं। बट वेट, नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि आर्थर की एकेडमी लाइफ एक्चुअली कैसी होगी। सोच के ही थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है, राइट? तब तक एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना, बताओ ये एनीमे तुम्हें कैसा लग रहा है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट लिटरली रेडी ही है, बस अपलोड करना बाकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।